लोग एहतियात करें, खांसते वक्त इसको कवर करें अपने हाथ, हर घंटे में अगर हाथ सिर्फ साबुन से धोते रहें, चेहरे को हाथ मत लगाइए। सामने हमारे ईद है और उसके बाद मुहर्रम है, इसमें अगर हमने एहतियात ना की तो फिर हमारे केसेस ऊपर जा सकते हैं। जिस शक्ल में आप तरमीम चाहते हैं, ये तरमीम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुमकिन न होगी। अगर इन पर लेजिस्लेशन हो जाए तो फिर ये इदारा और अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस जो है दर हकीकत बेमानी हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। पाकिस्तान में कोरोना वायरस अभी तक मौजूद है और ईद उल अज़हा सर पे है। हुकूमत पाकिस्तान ने कैंपेन्स भी चलाई हैं। मुल्क के आला तरीन मनसब पर यानी सदर ममलिकत की हद तक ये बात बार बार कौम से कही गई है कि हमने एहतियाती तदाबीर अख्तियार करनी है। हुकूमत ने मार्केट्स बंद की, शॉपिंग मॉल्स बंद किए, तफरीगाहें बंद की, पार्क्स बंद किए। अब हम सब लोगों की ज़िम्मेदारी है, तमाम शहरियों की ज़िम्मेदारी है कि हम SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। कोरोना जारी है और मकबूजा कश्मीर में भारत का गासबाना कब्ज़ा भी जारी है। वहाँ पर इंसानी हकूक़ के खिलाफ वर्जियाँ भी जारी हैं और भारतीय अफवाज की मिलिट्री सीज भी वहाँ पर मौजूद है। हम ज़रूर इस पर बात करेंगे। साथ साथ आइन के आर्टिकल 6 के तहत सदर ममलिकत को वज़ीर आज़म ने तमाम अमूर से आगाह करना होता है, रखना होता है। प्रेसिडेंट टू बी केप्ट इन्फॉर्म्ड, ये आर्टिकल 46 का टाइटल है कि मुल्क के अंदरूनी हवालों से फ़ॉरेन पॉलिसी के इश्यूज़ पर और साथ साथ अगर कोई कानून साजी के अमूर हों तो वो भी सदर ममलिकत को आगाह करना ज़रूरी है। शैल का वर्ड यूज़ किया हुआ है। कुछ कानून साजी के मामलात आजकल आए हुए हैं, हम इस पर भी बात करेंगे। फिर कराची में जो कुछ हो रहा है, कराची पूरे पाकिस्तान को पुकार रहा है। कराची की सूरत हाल पर तमाम पाकिस्तान वरिड है। हम इस हवाले से भी बात करेंगे क्योंकि गुज़श्ता रोज़ गवर्नर सिंध भी इस्लामाबाद आए हुए थे, क्योंकि आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं उनका ताल्लुक़ भी कराची से है। वो मुल्क के आला तरीन मनसब पर फायज़ हैं। जी हाँ, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, बहुत शुक्रिया प्रेसिडेंट साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। कोरोना ख़त्म नहीं हुआ, ईद कुर्बान अब आ गई। पिछली ईद का हमारा ईद उल फित्र का एक्सपीरियंस कुछ अच्छा नहीं था। लोग ज़्यादा घुल मिल गए, जिसका पूरी कौम को खमियाजा भी भुगतना पड़ा। आपने माशाल्लाह बड़ा प्रोएक्टिव किरदार अदा किया है शुरू से ही। मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कर रहा हूँ। आपने मुख्तलिफ़ लोगों से मुलाकातें की, तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ आप इन टच रहे, फिर आप लोगों की ज़रूरियात के लिए पनाह गाहों वगैरह का भी दौरा करते रहे, देखते रहे। तो सूरत हाल अब आपको कैसे लगा? शुक्रिया जनाब अली। मैं आज इसी वजह से मास्क के साथ मैं गुफ्तगू शुरू कर रहा हूँ, मास्क उतार लूँगा। मगर मैं समझता हूँ कि जो जीत पाकिस्तान की कौम की हुई है उसमें कोरोना के हवाले से कि कोरोना कम हुआ, यानी 6,600 केसेस रोज़ाना पीक जून 20 को पाकिस्तान के अंदर हुई और अमवात 150 के करीब अमवात हुई उस दिन। उसके बाद से आजकल के आप फिगर्स देखें तो 2000 से नीचे ही हैं, 1200 नए केसेस ऐसे है ना, और अमवात भी बहुत कम हो गई, 20-30 के करीब अमवात हैं। तो पाकिस्तान ने काबू पा लिया। अच्छा, बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तान ने काबू पा लिया और बिल्कुल इससे मिलता जुलता जेनेटिक एतबार से, माहौल के एतबार से, आबो हवा के एतबार से हिंदुस्तान है। वहाँ बहुत बड़ी पीक आई है और बहुत ज़्यादा लोग इससे मुतासर हुए, पॉपुलेशन से ज़्यादा, यानी हमारे उनकी पॉपुलेशन से 6 गुना है, मगर वहाँ इम्पैक्ट जो है वो 10-15-20 गुना ज़्यादा हुआ है, अमवात के हवाले से भी और वायरस की फैलाव के एतबार से भी। तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये जो जीत है, इसको जैसे कोई बच्चे नहीं होते, हम भी बड़े होकर इस माना करके बच्चे ज़रूर रहते हैं कि जो चीज़ें जब हम पर असर करती हैं वो हमेशा करती हैं कि हम तारीफ़ करें तो ताकत बढ़ती है। जी हाँ। बच्चे की भी कामयाबी पर आप तारीफ़ करें तो ताकत बढ़ती है कि नहीं, जब मैं कर सकता हूं तो करूंगा। तो मैं समझता हूं पाकिस्तान की कौम की मुझे तारीफ़ करनी चाहिए, हुकूमत की तारीफ़ करनी चाहिए कि अच्छे फ़ैसले किए, लॉकडाउन लिमिटेड रखा है, इंडिया ने जिस तरह से किया तो सत्यानाश कर दिया, वो हुकूमत की तारीफ़। फिर हेल्थ
सेक्टर के जो लोग थे उन्होंने जिस तरह से पैशनेटली इसमें काम किया, और कुछ लोगों को इंशाल्लाह फ्रंट लाइन पर कुछ लोगों को इंशाल्लाह सदारती अवार्ड में उनको सदारती अवार्ड भी देंगे, रिकग्नाइज करना चाहिए ना। फिर मीडिया ने काम किया, फिर उलमा ने काम किया, यानी हमने तो बहैसियत कौम एक बहुत बड़ा काम किया। यानी मीडिया ने काम किया कि लोगों को बताते रहे, डराते रहे कि भाई इसमें एहतियात करो, और लोगों ने ये प्रिवेंटिव हेल्थ मेजर्स अभी भी जो बेइंतहा ज़रूरी हैं, बकरीद के मामले हवाले से, बाज़ारों के हवाले से, नमाज़ों के हवाले से, कि मास्क पहने बेइंतहा ज़रूरी कैफियत है, सोशल डिस्टेंसिंग रखें बेइंतहा ज़रूरी कैफियत है, अपने हाथ वगैरह साफ़ रखें और धोएं। ये तहारतें जो है ना ये वैसे भी अच्छी हैं, हाथ धोना सेहत के एतबार से वैसे भी अच्छी, कम्युनिकेबल डिजीज़ जो हैं बहुत सारी हाथों से पहुंचती हैं, तो उसमें एहतियात की जाए। तो मैं लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं कि जो जीत हासिल आपने की है इसको रायगा ना जाने जाए। अल्लाह का एहसान है, ये जो इंसान काम करता है ये अल्लाह का शुक्र अदा करता है कि उसने सही रास्ता दिखा दिया इस कौम को, इस गवर्नमेंट ने सही फैसले कर लिए, और अल्लाह ताला ने ये बोझ दुनिया की कौमों के एतबार से पाकिस्तानी कौम पर कम डाला। इसी से आप भी फरमा रहे हैं कि ये जीत है, वज़ीर आज़म साहब भी यही कहते हैं, हमारे वुज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहते हैं 80% केसेस कम हो गए, और यकीनन हुए। लेकिन जब हम ये बात कर दें तो थोड़ा इम्पैक्ट वो कम नहीं होता जब हम फिर साथ कहते हैं कि SOPs भी फॉलो करें, एहतियाती तदाबीर जारी रखें। एक तो हम उनके जहन में डाल रहे हैं कि माशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह केसेस कम हुए हैं, देयर इज़ नो डाउट, इसको तो कोई क्वेश्चन ही नहीं कर सकता जो सूरत हाल है, लेकिन जो मैसेज है उसका इम्पैक्ट हम खुद ही कम नहीं कर रहे। अच्छा, हमने एक तरकीब बड़ी हमारी कामयाब मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जी। अच्छा, लोगों ने कहा कि हर चीज़ डरा कर करो, डंडे के जोर पे करो, है, और ये कौम, आपको मालूम है कुछ डॉक्टरों ने आकर टेलीविजन पर भी कहा कि ये कौम ऐसे थोड़ी मानेगी बगैर डंडे के, तो डंडे के जोर पर सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करो। मैंने एक नया रास्ता, यास्मीन राशिद साहिबा भी कहती रही, ठीक है, मैंने एक नया रास्ता अख्तियार किया, उलमा को बुलाया, जी जी, उलमा के साथ मैंने शेयर किए मसाइल, और उन्होंने कोऑपरेशन दिखाया। तो हमने जो SOPs डेवलप किए तरावियों के और नमाज के, जो मैं चाहता हूँ बकरीद में फिर भी इस्तेमाल हो कि बुजुर्ग नमाज पढ़ने ना जाएं, घरों में बुजुर्ग नमाज पढ़ लें, मतलब उस विक्ट्री को अल्टीमेट पहुंचा दें। यानी साहिल के करीब आकर, लापरवाही मत करो, है ना, साहिल के करीब आकर साहिल तक जाओ। तो वो हमने एक नया तरीका ये अपनाया कि हमने कहा कौम खुद करेगी। लोगों ने कहा यार मस्जिदों के अंदर बगैर सरकारी अहकामात के और पुलिस के लोग नहीं करेंगे, बंद रखो मस्जिदें। हमने कहा यार एक रास्ता है जहां अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, उस रास्ते को बंद मत करो। और नतीजा ये हुआ कि सारी स्टेटिस्टिक्स ये कहती हैं कि तरावी से नहीं फैला, नमाजों से नहीं फैला अगर तो बाजारों से फैला। तो मैं समझता हूँ कि आज भी मैं अपील करना चाहता हूँ, एक तरीका वही है कि डराया जाए कौम को, और एक तरीका यही है कि मैं तो कहता हूँ कि तुमने बहुत सही किया, बहुत अपने पर आपने जबर करके और आपने जो मशावरत हुकूमत ने की हर तरफ उस पर अमल किया लोगों ने। आई एम प्राउड ऑफ दिस कंट्री। देखो, प्राइड की वजूहात में तलाश करता रहता हूँ, उसके अंदर जहाँ मिलनसारी लोगों की, जहाँ खैरात पाकिस्तानियों की, जहाँ मुश्किल वक्त में यकजा होना, एक दूसरे की हमदर्दी करना, वहाँ ये प्राइड है कि कायदे आज़म ने कहा था 3 चीज़ें, यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन। ये जो डिसिप्लिन का मुजाहरा आपकी किया गया है, सब ने नहीं किया होगा, 100% नहीं किया होगा। सारे अखबार मेरे खिलाफ लिखते रहे कि जी फलानी मस्जिद में ये हुआ, फलानी मस्जिद में ये हुआ, बट अगर 60% लोगों ने खुद इस बात को अपना लिया तो हुकूमत का बर्डन कितना कम हो गया। तो मैं समझता हूँ कि इस चीज़ को बकरीद के दिनों में और मुहर्रम के दिनों में, मैं मुहर्रम के हवाले से मैं ज़रूर बात करना चाहता हूँ कि 2 महीने पहले आपको मालूम है इसी तरह के जुलूस निकले थे और बिल्कुल SOPs का ख्याल नहीं रखा गया था, मीडिया ने भी दिखाया था। अब आपने उलमा से बाकायदा पिछले हफ्ते मुलाकात की है, उनको बुलाया था, उनके साथ इंटरेक्शन किया कि मुहर्रम में कैसे इन तदाबीर का ख्याल रखा जाए, इनको फॉलो किया जाए, और जो हमें हैंड आउट मिला था उसके मुताबिक इत्तफाक राय हुआ था। तो वो इत्तफाक राय कैसा होगा, यानी आप समझते हैं कि बिल्कुल मुहर्रम उसी तरह गुजरेगा या कुछ बहुत कंसर्न है कि अल्लाह खैर करे? मैं बिल्कुल तो नहीं समझता, क्योंकि लोग ये कहते रहे कि जी पाकिस्तान अनपढ़ लोग हैं, नहीं करेंगे। मैंने इससे ज़्यादा अनपढ़ अमेरिका और यूरोप में देखे
जिन्होंने सारी हिदायत की खिलाफ वर्जी की मॉब के तौर पर, बहुत इजी लिया। हाँ, तो लिहाजा इसका अनपढ़ होना या पढ़ा लिखे होने से ताल्लुक़ नहीं, ये हिकमत से ताल्लुक़ है जो अल्लाह का फजल है कि पाकिस्तानी कौम में कूट कूट कर भरी हुई है। ये जो आपने कहा कि मुहर्रम में किस तरह से होगा, देखिए मैं समझता हूँ कि 100% इसका इतलाक़ नहीं होगा, मगर मैंने उलमा को ये समझा कि इनकी बड़ी माशरे के अंदर और अपने मसलक के मसाजिद में और लोगों के अंदर बड़ी से है, बड़ी अहमियत है इस बात की, और अच्छे काम के लिए तो ये है ही, बैठते ही ये तो नसीहत ही अच्छे काम की करते हैं। तो उसके अंदर अगर ये तय पाया कि जो ट्रेडिशनल जुलूस हैं वो निकलेंगे, जो सैंक्शन जुलूस हैं जो गवर्नमेंट परमिशन से निकलते हैं वो निकलेंगे, मगर एहतियात कर ली जाए, सोशल सेपरेशन किया जाए, मास्क पहना जाए, मास्क बेइंतहा बहुत ज़रूरी है। कल मैं मिसाल के तौर पर एक पनाहगाह में गया, प्राइम मिनिस्टर साहब का और मेरा दोनों का ये ख्याल था कि ये भी एक सोशल सेक्टर की हेल्प का किस्सा है, और बहुत ही अच्छा मुझे लगा कि जहाँ इतने लोग आते थे अब आजकल कम है, दो वजूहात से। एक तो वैसे ही माशरे ने बड़ी फिक्र कर ली, और जो एहसास प्रोग्राम है बहुत बड़ा प्रोग्राम है, दुनिया में इतना बड़ा डिसबर्समेंट इस अंदाज से नहीं हुआ, बड़े डिसिप्लिन अंदाज से। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब मोदी साहब को भी कहा था कि हमसे लेकर उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, मगर बेहतरीन प्रोग्राम है। मेरा ख्याल ये है कि इसकी इतनी पहचान नहीं हुई अभी तक, यानी एक पहचान तो ये हो गई कि लोगों तक 12,000 रुपये और 16,000 रुपये ये सब पहुँचे, ये तो पहचान हो गई, मगर जितने डिसिप्लिन, जितनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ 160 लाख घरों तक ये बात पहुँची, और जिसके अंदर ट्रांसपेरेंसी खूब रही, और जिसके उसूल बड़े पक्के रहे कि कौन डिज़र्व करता है कौन नहीं करता, प्रोविंशियल डिस्ट्रीब्यूशन सही रहा, बहुत बड़ा प्रोग्राम किया। तो मैं समझता हूँ कि इस कौम के अंदर इतना बड़ा पोटेंशल है, अगर ये जिन अदवार से गुजरे हैं हम, वो अदवार अगर हमें इतना दीमक की तरह मफलूज ना कर चुके होते तो ये बहुत बेहतरीन टाइम है इस कौम के राइज का। चलें सदर साहब, मुझे ब्रेक लेना है, नादरीन ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे कराची के हवाले से मैं ज़रूर बात करना चाहता हूँ, लेजिस्लेशन के हवाले से ज़रूर बात करना चाहता हूँ। ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक नादरीन। आज हमारे रूबरू हैं सदर ममलिकत जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब। सदर साहब, आपका ताल्लुक भी कराची से है, आप वहाँ रहे हैं। अब कराची की बुरी हालत है, कराची पुकार रहा है, कराची सूबाई हुकूमत की तरफ भी देखता है, वफाकी हुकूमत की तरफ भी देखता है। अब मेयर साहब भी आपसे आकर मिले थे, वसीम अख्तर साहब। फ़ंड्स की फरहमी की शिकायत की जाती है, 162 अरब रुपए वफाक ने वादा किया था, वो भी वहाँ नहीं भेजे गए। गवर्नर साहब भी इधर आए थे। सदर ममलिकत की हैसियत से, कराचाइट की हैसियत से आप देखते तो हैं सूरत हाल? सिर्फ देखता नहीं हूँ, बल्कि अपने आइनी रोल के अंदर रहते हुए बहुत काम करता हूँ। यानी ज़रूरी नहीं है कि रोज़ाना इसकी पब्लिसिटी की जाए, मगर आइनी रोल के अंदर रहते हुए बहुत काम करता हूँ। कराची में पिछले दिनों मैंने यहाँ बैठकर भी 2-4 वीडियो कॉन्फ्रेंसेस भी की, जिसके अंदर गवर्नर साहब और सारे जो MNAs कराची के हैं और जो MPs कराची के हैं उनसे रब्ता करके कुछ बात हुई। कुछ कच्ची आबादियों का मामला चल रहा था, तो पाकिस्तान क्वार्टर्स का चल रहा था, उसके अंदर भी हम पेशरफ्त कर रहे हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस वक्त कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा है। चीफ जस्टिस हैं गुलजार साहब, और वो भी कराची के हैं, और उनको कराची के मामलात की बड़ी फिक्र है, जी हाँ, है ना, कि मामला सही तरह से सेटल हों। ये जो कराची के 4-5 मामलात ऐसे हैं जो जब मैं MNA रहा और 2018 की इलेक्शन की तैयारी में मैंने उसके ऊपर बहुत बात की। एक पानी की किल्लत, जिसके ऊपर मैंने कहा था कि डिसैलिनेशन का रास्ता भी अपनाया जा सकता है, और मैं दोबारा अब उसके ऊपर एक मीटिंग बुलाऊंगा। एज सदर बुला सकता हूं फॉर गुडविल के एतबार से कि भाई मशवरा दो, बताओ क्या करो, तो उसके ऊपर बात करना चाहते हैं। मगर बीच में ये बारिश का मामला आया। बारिश के मामले के अंदर मैं आपसे अर्ज़ करूं कि हुआ क्या है कराची के साथ। ये अचानक कैफियत नहीं हुई है, ये हुआ ये है कि जितने नाले से जो नेचुरल ड्रेन्स होते हैं, यानी मैं जिस जगह पर मोहम्मद अली सोसाइटी में रहता हूँ वहाँ एक नेचुरल बरसाती नाला था। अच्छा, अब क्या किया, हर जगह प्लॉट बनाकर सब चीज़ों को कवर कर दिया है। अब जो पानी बहेगा
गुजरगा पानी की बंद हो गई, सड़कों पे से बहेगा, सड़कें नाले बन गए ना अब। ऐसे ही है, यानी जो जहां नाला बनना था बारिश की ड्रेन का वो खत्म हो गया, सड़कों पे पक्का नाला बन गया। अच्छा, और जब सड़कें नाला बन जाती हैं तो लो लाइंग एरियाज के अंदर इतना इतना पानी, और जिसमें गाड़ियाँ डूब जाएं, लोग डूब जाएं, वो कैफियत है। अच्छा, जो नाले आपके कराची के अंदर कोई स्टॉर्म ड्रेनेज सिस्टम है ही नहीं। कराची के अंदर सीवेज ड्रेन सिस्टम है, और क्या करते हैं वो सीवेज ना ट्रीट करते हैं ना कुछ करते हैं, वो सीधा समुद्र में जाकर डाल देते हैं, मछलियाँ भी मरती हैं, समुद्र भी ख़राब होता है। मगर कहीं ना कहीं पॉलिसीज़ बहुत ख़राब, कराची को यतीम रखा गया, कहीं ना कहीं पॉलिसीज़ बेइंतहा ख़राब थी कि कोई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ही नहीं लगा। अभी वज़ीर आज़म साहब ने हदायत दी कि आइन के आर्टिकल 140A पर अमल दरामद के लिए अटॉर्नी जनरल साहब टेकअप करें, क्या वो वाहिद हल बनता है? मेरा ख्याल ये है कि बेहतरीन हल तो कोऑपरेशन होता कि सिंध गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट की कोऑपरेशन अच्छी होती। वो क्यों नहीं होती? मगर वो उसकी वजह कुछ ऐसी समझ में आती है कि जिसके अंदर सिंध गवर्नमेंट भी बाकी सिंध की तरह कराची को कहीं ना कहीं ओनरशिप की शिकायत कराची को ज़्यादा है कि हमें सिंध गवर्नमेंट भी ओन नहीं करती, इन्वेस्टमेंट नहीं होता। अर्निंग बहुत है वहाँ से, कराची से हैं, मगर वहाँ पर इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट के एतबार से कच्ची आबादियाँ बनती रहीं। अच्छा, क्यों वो कच्ची आबादियाँ बनती रहीं? बड़ा सिंपल सी बात है ना कि जहाँ मैं रहता हूँ, फॉर एग्जांपल मुतवस्सित तबके के लोग, मेरे वालिद साहब ने वहाँ ज़मीन ख़रीदी थी 54 में, जहाँ मैं रहता हूँ। अच्छा, तो आबादियों का डिज़ाइनिंग जो मुतवस्सित तबके और अपर तबके के लिए होती रही, और गरीब आदमी तुम जहाँ मर्जी झुग्गी डाल लो, तुम रह जाओ। तो जो सबसे बेकार जगह होती थी, जिसकी कोई कीमत नहीं होती थी, नालों के करीब, ये वो गरीब आदमी। सर्कुलर रेलवे के लिए यही मसाइल सामने। आप आईनी किरदार की बात कर रहे हैं, 140A भी आ गया, 140A और 149(4). 149(4) भी ये कहता है कि फेडरल गवर्नमेंट सिंध प्रोविंशियल गवर्नमेंट को हिदायत दे सकती है कि जब हालात ख़राब हों तो इसकी ज़रा सा कॉन्शियसनेस बढ़ा दो। अच्छा, भी आइन के अंदर ये आउटलेट्स हैं, जी हाँ, जिनको प्रोब करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब इस पर मुशावरत कर रहे हैं लॉ मिनिस्टर साहब के साथ और मुख्तलिफ लोगों के साथ कि क्या हो सकता है मामला, किस तरह से कराची के सोल्यूशन प्रोवाइडर हो सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि एक तो इमीडिएट नीड है। देखो एक तो अचानक होती है ना, जैसे डिज़ास्टर होता है। आपने देखा होगा, एक मेरी मीम बड़ी बनती है कि मैं किश्ती पर निकला रहा कराची में, जब पिछले 2-4-5-6 साल पहले आया था, तो उसमें बैठकर हमने लोगों को लो लाइंग एरियाज में से निकाला। तो ये तो डेस्परेट मेजर्स होते हैं ना। तो इस वक्त एक डेस्परेट मेजर ये है कि जो सीवेज ड्रेन्स बंद हुए हुए हैं उनको साफ किया जाए। तो बाकी जो वज़ीर आज़म साहब मशावरत कर रहे हैं, गवर्नर साहब को भी बुलाया है, माजी में भी कुछ प्रपोजल्स आती रही हैं। किसी ने कहा गवर्नर राज लगा देंगे, किसी ने कहा 190 हो जाएगा, किसी ने कहा 149(4) हो जाएगा। तो ये सूबे की मशावरत हो रही है सूबाई हुकूमत की, या वफाक अपने तौर पे इस पे कंसल्ट कर रहा है? ये है पॉलिटिकल डिसीजंस, जी है ना। उसके अंदर मेरी कंसर्न तो ये है कि कराची का और बाकी पूरे सिंध का, यानी जब मैं सिर्फ कराची की बात करूं तो मैं यकीनन बाकी सूबे को निगलेक्ट नहीं कर सकता, मगर कराची का क्राइसिस ज़्यादा नज़र आ रहा है आजकल बारिश की वजह से, इलेक्ट्रिक वाला मसला, सारे मसाइल, बिजली नहीं, तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि ये है पॉलिटिकल डिसीजंस कि व्हाट टू डू अबाउट इट। तो इसमें मेरी राय नहीं होगी। मेरी ख्वाहिश ये है कि हल तो हो, यानी डेस्परेशन ये जो पार्लिमानी निज़ाम है ना, इसके अंदर लोग आइडेंटिफाई करते हैं जिसको एलेक्ट किया होता है। अच्छा, मुझे इस मरतबा भी एलेक्ट किया लोगों ने, ये यहाँ आ गया तो मेरी जगह पर दूसरे MNA एलेक्ट हुए। तो मुझे जब एलेक्ट किया तो आज तक मेरे पास मैसेज आता है कि जी हमारा गटर बंद है, हमारी लाइनें बंद हैं, आप तो कराची से एलेक्ट हुए हैं, कुछ फिक्र कर लें। तो वो मुझे बुरा नहीं लगता, इस वजह से कि लोग कहाँ जाएं ना, कोई ना कोई दरवाज़ा तो खटखटाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि मेरे ऊपर ये कंसर्न है कि कराची शहर जहाँ मैं हमेशा रहा, उसका ख़राब होते देखा, उसको एक्सप्लॉइट होते देखा, उससे सिर्फ पैसा बनाया गया ये देखा, उसकी ज़मीनों के ऊपर खूब चोरी हुई ये देखा, और नतीजा ये है कि पानी जब बरसता है तो वहीं पर जमा हो जाता है। मगर मैं समझता हूँ कि इमीडिएट नीड ये है कि रेन ड्रेन एमरजेंसी कोई बनाई जाए, रेन ड्रेन एमरजेंसी। अच्छा, और ये सिर्फ मौजूदा सीवेज लाइंस को साफ़ करने के लिए होगा, मगर कोई कल मैंने वीडियो कॉन किया था कराची के लोगों के साथ, जो गवर्नर साहब के साथ भी, मैंने उनसे कहा था कोई लॉन्ग टर्म प्लान भी तो होगा मेरे भाई, कोई स्टॉर्म ड्रेन बनाने का यार, ये थोड़ी कि वक्ती तौर पर नाले साफ कर दो बस। इमरजेंसी की आप बात कर रहे हैं कि
इमरजेंसी हो जाए। पाकिस्तान में इमरजेंसी की कॉनोटेशन और भी कुछ है। नहीं, रेन इमरजेंसी कह रहा हूँ। रेन इमरजेंसी के एतबार से मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से भी कहा था कि कोई फेडरल रकम भी मुख्तस करें, तो देखें इंशाल्लाह क्या होता है। आइन का आर्टिकल 46 है, वो कहते हैं द प्राइम मिनिस्टर शेल कीप द प्रेजिडेंट इन्फॉर्म्ड ऑन ऑल मैटर्स ऑफ इंटरनल एंड फॉरेन पॉलिसी and on all legislative proposals the federal government intends to bring before the parliament. अभी एक प्रपोज़ल ले आई है हुकूमत नैब के हवाले से, फैटफ के हवाले से। अपोजिशन की स्पीकर साहब ने बड़ा अच्छा काम किया, जैसे आप मशावरत करते हैं स्पीकर साहब माशाल्लाह ऐसे कुछ इनिशिएटिव लेते हैं, हमें तारीफ़ करना पड़ती है। उन्होंने तमाम अपोजिशन जमातों की एक हुकूमत के साथ हुकूमती नुमाइंदों की एक कमेटी बनाई है। मैं आप की राय लूँगा, लेकिन नाज़रीन एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं आप, और आज हमारे रूबरू हैं सदर ममलिकत ऑनरेबल डॉक्टर आरिफ अलवी साहब। डॉक्टर साहब, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने एक सवाल छोड़ा था। अब हुकूमत ने मसवदा यानी प्रपोज लॉ अपोजिशन के हवाले किया है, तो आपको बताया गया है आर्टिकल 46 के अंडर कि हाँ हम ये लेजिस्लेटिव काम कर जी, मेरी प्राइम मिनिस्टर साहब से गुफ्तगू भी हुई थी, तो वो मेरी राय भी ले रहे थे, और मेरी राय पुरानी है ना, तो क्योंकि पॉलिटिकल मैटर्स है इसमें मैं सिर्फ राय शेयर कर लेता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ, इसलिए आइन का आर्टिकल पढ़ा है। हाँ, तो प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ राय शेयर कर लेता हूँ, वो मुझसे शेयर कर लेते हैं। तो मैंने उनसे गुजारिश अपनी तरफ से ये की थी कि नैब का एक हिस्सा, एक कानून वो है कि ओनस ऑफ प्रूफ जो है वो एक्यूज के ऊपर है। अच्छा, आप सिविल लॉ के अंदर देखें, वहाँ ओनस ऑफ प्रूफ है, जो एक्यूज कर रहा हो, हुकूमत अगर कह रही है कि तुमने ये किया तो हुकूमत साबित करे। अच्छा, यहाँ ओनस ऑफ प्रूफ एक्यूज पर है। अच्छा, क्या ओनस ऑफ प्रूफ है? ये नहीं कि ये अगर ये पहले तो नैब का कानून ये साबित करे कि ये जी इस प्रॉपर्टी तुम्हारी है, ठीक है जी। अच्छा, अगर जब साबित हो गया तो ये प्रॉपर्टी कहाँ से आई, ये सोने की बनी हुई है, तुम्हारे पास पैसे थे नहीं थे, तुम कहाँ से लाए, ये ओनस ऑफ प्रूफ जो है ये एक्यूज पर रहेगा जब साबित हो जाए। साबित नहीं हो तो फिर नैब अपनी तहकीकात करती है। अच्छा, जब साबित हो गया कि तुम्हारी है, एडमिशन हो गया, तो फिर ही हैव टू से और शी विल हैव टू से कि ये कहाँ से आई। अच्छा, ये दुनिया में फाइनेंशियल कवानीन का यही है, ओनस ऑफ प्रूफ, क्योंकि रसीद देकर कोई नहीं छोड़ता, हमेशा प्रॉब्लम है। तो दुनिया में अब स्विट्ज़रलैंड, स्विस इलिसिट एसेट्स एक्ट है ना, और ब्रिटिश अननोन वेल्थ ऑर्डर इंग्लैंड का जो अभी लागू हुआ कोई 4-5 साल पहले, और स्विस इलिसिट एक्ट जो है 2010 और 2016 में लागू हुआ, उन सब का डायरेक्शन ये है कि अगर प्रूव हो गई वेल्थ, और किसके लिए, ये उनके लिए जो पॉलिटिकली अफेक्टेड पीपल हैं, टच्ड पीपल हैं, जो सियासी एतबार से जिनको या ब्यूरोक्रेसी के एतबार से जिनका असर रसूख था, या ब्यूरोक्रेसी के साथ मिलकर उन्होंने कोई सरकार के या कौम के पैसों के अंदर हरकत की। तो मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से कहा था कि ये ओनस ऑफ प्रूफ वाला आप होना चाहिए, नहीं निकलना चाहिए। बाकी चीज़ें तो ये आपस में ये डिस्कशन कर कर किसी नतीजे पर पहुंचते रहें कि कैसे जमा करना है। देखिए, नैब को एफिशिएंट, देखो नैब की एक नैब की प्रोसिक्यूशन को एफिशिएंट बनाना पड़ेगा। आपका मनसब सदर ममलिकत का है, आप रियासत के सरबराह हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी जजमेंट में रिमार्क्स दिए हैं, जस्टिस मकबूल बाकिर साहब ने इन इश्यूज़ को उन्होंने टच किया है। तो हुकूमत के लिए ये लाजिम नहीं है कि उस जजमेंट की रोशनी में, मसलन अरेस्ट वाला मामला है कि आप अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, अभी तो आपने दुरुस्त फरमाया प्रूफ जो है, प्रूफ हो गया तो फिर तो कुछ हो, लेकिन पहले से अरेस्ट कर लिया जाए। अच्छा, इसके ऊपर मेरी राय नहीं होगी, मगर मैं एक बात आपसे अर्ज कर दूं कि जो कमेंट्स आए सारे वो नैब की इनएफिशिएंसी पर आए, प्रिंसिपल्स पर नहीं आए। यानी नैब के कुछ उसूल है ना कि करप्शन नहीं होना और करप्शन की रोकथाम के लिए ये होना है। जो क्रिटिसिज्म आया वो नैब की एफिशिएंसी पर आया। मिसाल के तौर पर आप पुलिस को डिसबैन नहीं कर देंगे कल, क्योंकि पुलिस वाले जिस तरह की कार्रवाइयाँ करते हैं
तो ये भी कोई कह सकता है कि भाई पुलिस खत्म कर दो यार, ये क्रिटिसाइज कर दिया जुडिशरी ने पुलिस के ऊपर, तो पुलिस खत्म कर दो। पुलिस पर तो रोजाना क्रिटिसिज्म होता है जुडिशरी में, मगर उस इदारे को इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो वही क्रिटिसिज्म मैं समझता हूँ कि जो जुडिशरी का है वो इस इदारे को इम्प्रूव करने के एतबार से प्रोसिक्यूशन एफिशिएंसी बढ़ाई जाए। आपको मालूम है पुलिस जितने केसेस फाइल करती है या FIR काट कर और तहकीकात शुरू कर और कोर्ट में जाती है, तो 80% 90% बाहर फेंक दिए जाते हैं, क्योंकि उनकी प्रोसिक्यूशन एफिशिएंसी नहीं है, एविडेंस गैदरिंग अच्छी नहीं है। तो यही नैप पर भी असर करता है। एक और भी कंसर्न शेयर हो रहा है कि ये हुकूमत जो वज़रा जाते हैं बात करते हैं, ज़ाहिर है लॉ बनाने के लिए आपको एक कंसेंसस चाहिए क्योंकि सेनेट में मसला बन सकता है, लेकिन कंसर्न ये है कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के हवाले से समरी 3 बार बनाना पड़ी। एक मेस फियास्को हो गया था, आपका भी कहीं ना कहीं उसमें नाम आया था, तो वो फियास्को क्यों हो गया था? मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं इंटरप्रिटेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग है ना। यानी आप देखिए कोर्ट में जब जाता है ना तो बड़े बड़े समझदार लोग मुख्तलिफ फैसले करते हैं और कोर्ट में उनके वकला आर्गू कर रहे होते हैं, तो इसे डिफरेंट परसेप्शन ऑफ डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग के क्या कोर्ट की क्या सोच है और आपने क्या काम किया। मैं ये एक बात पर और तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि जहाँ 70 सालों से हम समरियाँ बना रहे हैं, लेकिन वो समरी एक ही स्टकअप हो गई। नहीं, मेरा ख्याल ये है कि 70 साल से पाकिस्तान जिस ऊंच नीच के साथ गुजरा है, तो अब माशाल्लाह सही डायरेक्शन में जा रहा है। चाहे आप हर चीज़ को आप देख लें, मईशत के एतबार से देख लें कि जनाब रेमिटेंसेस बढ़ गई, कर्ज़े वापस किए, 5000 अरब रुपए के तो डोमेस्टिक कर्ज़े वापस किए, फिर इंटरनेशनल कर्ज़ों के एतबार से ट्रेड डेफिसिट सही हुआ। तो मेरे ख्याल से डायरेक्शन सही है, ये ऊंच नीच होती रहेगी, इसमें कोई हर्ज नहीं। 5 अगस्त 2019 को भारतीय हुकूमत ने एक मेयर लिया और मकबूदा जम्मू एंड कश्मीर का स्टेटस चेंज कर दिया। अब 5 अगस्त 2020 आ रहा है, इस एक साल में मिलिट्री सीज भी जारी रहा, वहाँ उनके इंसानी हकूक़ की पामाली भी होती रही। हमारा फ़र्ज़ है ना पाकिस्तान का कुछ? जी, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के फ़राइज़, देखिए एक एक्सट्रीम से चलें दूसरी तरफ, हम चाहते हैं कि ये मामला पीसफुली तय हो। अच्छा, अमन की ख्वाहिश। अच्छा, और अमन के एतबार से क्या कर सकते हैं आप? अच्छा, ये फैसला सिर्फ यही नहीं है कि 2 फरीक बैठ जाएं आपस में। इंडिया तो बैठने के लिए तैयारी नहीं है ना। शिमला अकॉर्ड के अंदर था कि आपस में बैठेंगे, वो बैठने को तैयारी नहीं है। अच्छा, लिहाजा ये बात तय हो गई कि 2 फरीक आपस में नहीं तय करेंगे। तो इंटरनेशनल फोरम्स में और पब्लिक ओपिनियन में 2 चीज़ों पर पाकिस्तान को काम करना पड़ेगा। इंटरनेशनल फोरम्स में कि आप इंडिया पर ये प्रेशर बढ़ाएं, और बढ़ाए खुद, इंडिया की अपनी हरकतों से बढ़ाए। इंडिया ने जो मुसलमानों के साथ और भी किया, ये उसी सिलसिले का शाखसाना है। आपको मालूम है 5 अगस्त को वो न्यूट्रलाइज करने के एतबार से मोदी जी फाउंडेशन स्टोन रखना चाहते हैं उस मंदिर पर जो बाबरी मस्जिद की जगह पर बनना चाहता है ना। तो ये सब लिंक्ड है, इसको अलग मत कीजिए। ये मोदी साहब और उनका फाशिस्ट निज़ाम जो हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ कर रहा है, वो अपने पैर खुद काट रहा है। यानी ये शॉर्ट साइटेडनेस है कि जहाँ पर इतनी बड़ी माइनॉरिटी हो और जो हिंदुस्तान के साथ वफादारी करती हो अपने मुल्क के साथ, उसको आइसोलेट करना और उसको जेनोसाइड की तरफ ले जाना, उनकी रजिस्ट्रेशन कराना कश्मीर के अंदर। और वो इंडिया जो फ़लस्तीन के लिए खड़ा रहता था यासिर अरफात के साथ नेहरू के ज़माने से, उस इंडिया ने फ़लस्तीन को भी डंप किया, इसराइल की शागिर्दी में आकर वो कश्मीर की डेमोग्राफिक्स को भी बदलना चाहता है। ये कामयाब नहीं होता। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल इधर आए थे और उन्होंने यहाँ भी कहा था कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें पड़ी हैं, मसला कश्मीर का हल, जहाँ मकबूजा कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, उन्होंने बड़ा वाज़ेह इधर बयान दिया था। अब 5 अगस्त फिर आ रहा है, तो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें वो भी कह देते हैं, हम भी कहते हैं, लेकिन अमर दलामत कैसे? जी, मैं समझता हूँ इसके अंदर एक रेनेसांस की ज़रूरत है। मैं उससे बड़ी बात कर रहा हूँ। इस वक्त दुनिया की जो इंटरनेशनल पॉलिसीज़ हैं, आपस में मुल्कों के ताल्लुकात, इनकी बुनियाद वेस्टेड इंटरेस्ट तय हो गई। पिछले 70-80 साल में अक़वाम मुत्तहिदा जब बना था तो इसका विजन बहुत बड़ा था, अच्छा था। फिर वेस्टेड इंटरेस्ट क्या? तिजारत, ताल्लुकात, ब्लॉक्स,
एक्सप्लॉयटेशन, मफादात जिसको, हाँ, मफादात के ऊपर। Exactly. अच्छा, मैं समझता हूँ कि इसमें एक रेनेसांस की ज़रूरत है, और मैं समझता हूँ उसी के अंदर पाकिस्तान जैसे मुल्क जब आगे बढ़ेंगे तब ये बात करेंगे कि ये उसूलों पर ताल्लुकात कायम होना चाहिए, वेस्टेड इंटरेस्ट पर नहीं कि तुम मारते रहो लोगों को और दुनिया आंखें बंद करके रखेगी कि तुम्हारा मुल्क है, तुम जो मर्जी आया करो। कैसे आंखें बंद रख सकती है? तो लिहाजा ये इंटरनेशनल प्रेशर्स में दो काम है, एक तो हर लीगल फोरम पर इस बात को उठाया जाए, बहुत सारी फोरम्स हैं, अक़वाम मुत्तहिदा है, यूरोपियन यूनियन है, OIC है, हर फोरम पर इसको उठाया जाए। इंडिया जो अपने साथ कर रहा है उसको पब्लिसाइज किया जाए। आपको मालूम है कि जो मुसलमानों के साथ हरकतें की उसके हवाले से मशरिक़ वुस्ता के अंदर हायर लेवल्स पर, रियासती लेवल्स पर रिएक्शन शुरू हुए। देख नहीं सकता ना कोई, मतलब इंसानों के ऊपर जुल्म और मुसलमान की बुनियाद पर जुल्म हो तो वो देख नहीं सकते। तो लिहाजा वो इंडिया खुद भी कर रहा है। और तीसरे मैं ये समझता हूँ कि पब्लिक ओपिनियन, आपको याद होगा कि वो सीरियन एक बच्चा था जिसकी लाश को मेडिटेरेनियन से उठाया, अयान कुर्दी। अच्छा, वो ऐसे इमेजेस जब कश्मीर से निकले हैं, बहुत सारे निकले हैं, एक थोड़ी निकला है, गैंग रेप के निकले हैं, वो पैलेट गन्स के हवाले से निकले हैं। छोटा बच्चा अपने नाना के उसके जुल्म के जालिम इंतहा तो यही, जी, अपने नाना के साथ, और नाना गाड़ी में से उतरता है और वो उसको मार देते हैं और बच्चे को उसके सीने पर रखकर उसके नाना के ऊपर पैर रखकर तस्वीर, जुल्म है। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें जैसे जैसे दुनिया को पता चलेंगी, बेचारे कश्मीरी भाइयों ने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, तो हम उनके साथ हैं, हम उनकी जद्दोजहद में उनके साथ रहेंगे हमेशा। और ये इंडिया हमारे लोगों को, ये देखिए ज़मीन की बात नहीं है, ये इन लोगों को हजम नहीं कर सकता। कोई लोग समझे कि ज़मीन की बात है, इंडिया ज़मीन में इंटरेस्टेड है। इंडिया ये चाहता है कि कश्मीर जैसी आबादी जहाँ से सारे दरिया निकलते हैं उसको वो होल्ड कर ले और वहाँ पर आबादी डेमोग्राफी को बदल दे। और जितने कानून उसने बनाए हैं वो इसीलिए कि वहाँ डेमोग्राफी बदले और हिंदू माइग्रेट कर कर वहाँ जाए। मुझे हिंदू लोगों से कोई एतराज़ नहीं, मगर ये सियासी एतबार से मज़हब को इस्तेमाल कर कर हिंदू मेजॉरिटी एरिया बनाने की कोशिश है, होता नहीं है। दुनिया की तारीख गवाह है कि आप अगर यहूदियों को भी जो हिटलर ने किया उसके बावजूद यहूदी ख़त्म नहीं हुए, तो इंडिया मुसलमानों के साथ जो भी कर रहा है ख़त्म नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब। नादरीन, आज हमारे रूबरू थे और बिल्कुल उन्होंने दुरुस्त फरमाया कि हमें SOPs का इस्तेमाल करना है, हमें एहतियाती तदाबीर जारी रखनी है। ईद भी है और फिर मुहर्रम उल हराम का महीना भी आ रहा है, जो में आशूर भी आना है। हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम कम अज़ कम जो हमारी हुकूमत और आला तरीन मनसब पर फायज़ जैसे शख्सियत अगर ये कह रही है और हुकूमत कैंपेन भी चला रही है तो ज़रूर अमल दरामद होना चाहिए। अपने मेज़बान शौकत पराचा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।